लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वर्ष से 2025 की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसी के संदर्भ में मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम अपने व्यक्तिगत अनुभव तथा परीक्षाओं के महत्वपूर्ण तथ्यों को समय समय पर प्रस्तुत करता रहता हूँ। इसी के संदर्भ में हम लोग अपनी परीक्षा उपयोगी से नंबर 2 में भारतीय इतिहास की विषय वस्तु को देख रहे हैं कि कहाँ से प्रश्न आते हैं और कहाँ से प्रश्नों के आने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। इसी क्रम में हम लोग पिछले बार भारतीय इतिहास के स्रोत के संदर्भ में हम लोगों ने देखा था भारतीय इतिहास के जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं और उसको लेकर के किस तरीके से हम लोग अध्ययन करें। तो हम लोगों ने ये देख लिया था कि अगर भारतीय इतिहास के स्रोत को जानने का प्रश्न है तो हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि स्रोत कौन कौन से हैं। इसको 3 भागों में हम लोग विभाजित कर चुके थे: साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। जो साहित्यिक साक्ष्य था उसमें धार्मिक और लौकिक साहित्य था। इसमें से प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ऋग्वेद से संबंधित प्रश्न बहुत सारे आ चुके हैं। यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिसके माध्यम से प्राचीन भारत के वास्तुशिल्प के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें एक तरीके से 2 इसके खंड हैं, अष्टक क्रम और मंडल क्रम। अष्टक क्रम में 8 घट अष्टकों तथा प्रत्येक अष्टक में कई कई अध्याय इसमें विभाजित हैं। अच्छा, ऋग्वेद के 8वें मंडल में एक हस्तलिखित प्रति प्राप्त हुई है। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और ऋग्वेद जो है भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम रचना है। ठीक है, इसकी तिथि जो है एक तरीके से 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है और इसकी रचना सप्त सिंधु प्रदेश जो प्राचीन भारत का क्षेत्र निर्धारित था उसी में हुई है ऐसी ये लोग मानते हैं। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ अवेस्ता दोनों में काफ़ी समतुल्यता मिलती है। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा है अथर्ववेद, उसके तरीके से जो ऋषि हैं अथर्वा ऋषि हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, और इसको पॉज करके इसके विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्यों को कंठस्थ करने का प्रयास करें। यह प्रश्न बार बार आ चुका है कि ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण कौन सा है। ठीक है, ये चारों ऋग्वेद और उनके संबंधित ब्राह्मण। इसके बाद आगे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे तो यजुर्वेद है, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण। इसके बाद हम लोग जो लौकिक साहित्य है, लौकिक साहित्य का मतलब ये हुआ कि जिसकी रचना ऐतिहासिक है, इसकी जानकारी वर्तमान में है। इसमें महत्वपूर्ण है अर्थशास्त्र। सीधे सीधे परीक्षा में प्रश्न आया है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, अष्टाध्यायी के कौन है। ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पतंजलि महाभाष्य के लेखक कौन है, गार्गी संहिता के कौन है, मालविकाग्नि मित्रम ये किस वंश के राजा का वर्णन है। ये प्रश्न बहुत बार आया है। हर्षचरित 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में संस्कृत गद्य साहित्य के विद्वान सम्राट हर्ष के राजकवि बाणभट्ट ने इसको लिखा था। कामंडकीय नित्वास, ये भी प्रश्न है। ये तथ्यात्मक जानकारी है जो कि यहाँ से आई है और इसको ऐसे पहुँच करके आप पूरा विधिवत अध्ययन करने का प्रयास करें। अन्य स्रोतों से भी ले लें, विभिन्न वनडे एग्जाम्स में ये प्रश्न आते रहे। एक बार तो ये क्रोनोलॉजी में लाने को आया है, ह्वेनसांग, फाहियान, इनकी क्रम क्या है, कई बार आ चुका है। तो ये जानने के चाइनीज लेखक जो हैं उनका भी जो है भारतीय इतिहास के जानकारी प्राप्त करने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण। तो ये क्रोनोलॉजी फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग, प्रिंस ऑफ फिलिपस किसकी ग्रंथ है। ये भी प्रश्न सीधे सीधे आया है। ठीक है, यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है। नालंदा एवं विक्रमशिला तथा उस समय भारत के जो विश्वविद्यालय थे उस पर प्रयास इत्सिंग ने डाला। मातवान लिन जो है वो हर्ष के पूर्वी अभियान एवं चाओ जुकुआ ने चोल वंशीय इतिहास पर प्रकाश डाला, चोल वंशीय इतिहास। इसके बाद अरबी लेखक हैं अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी के बाद पूर्ण तथ्य को देखिए, तो इसको पॉज करके यहाँ से अध्ययन करने का प्रयास। ये तथ्यात्मक जानकारी सीधे सीधे वन लाइनर परीक्षाओं में आता रहता है। ये कुछ है कि जो आपके प्रस्तर युग के महत्वपूर्ण स्थल जो हैं को
चाहे इसे पॉज करके काफ़ी देर तक देखिए, यहाँ से तथ्यात्मक जानकारी प्रारंभिक परीक्षा में आ सकती है। आई भी है पीछे परीक्षाओं में। अब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने से समझने से पहले पाषाण काल को भी हम लोग कुछ देख लेंगे। पाषाण काल को 3 भागों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक काल। फिर इसके पश्चात हम लोग अपना ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता, इसको भी हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, इसको भी देखने का प्रयास करेंगे। अब जब हम ये आपका जो पाषाण काल है, इसको हम लोग जब 3 भागों में देखेंगे तो पहला प्रागैतिहासिक, कोई लिखित इसमें अभिलेख नहीं है, ठीक है, कोई भी रिटर्न नहीं है। और आद्य ऐतिहासिक में लेखन कला के प्रचलन के बाद ही, प्रचलन तो था लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते। ऐतिहासिक जिसका कि कुछ लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। हम इसको यहीं पर हम विराम देने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। हम लोग एक तरीके से इतिहास के जानकारी के स्रोत के तत्पश्चात इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का थोड़ा बहुत अध्ययन करने से पहले हम लोग पाषाण काल के बारे में देखते हैं। इसको पॉज करके मेमोराइज करने का प्रयास करें तथा नेक्स्ट वीडियो में हम अब इसके आगे सिंधु घाटी सभ्यता तथा प्रारंभिक परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को वर्णन करने का प्रयास करेंगे, चर्चा करेंगे और इसको यहीं पर विराम देंगे। नमस्कार।